घर का माहौल उस समय पूरी तरह बदल गया जब अचानक पुलिस ऋषि के घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही गेट खुला पुलिस वालों ने साफ शब्दों में कहा कि हम ऋषि को गिरफ्तार करने आए हैं। यह सुनते ही घर वालों में हलचल मच गई और ऋषि खुद ही एक पल के लिए शून्य रह गया। वहीं फूल की आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। वह घर के लोग तमाशा देखने के लिए मूड में थे। कोई भी यह नहीं चाहता था कि ऋषि की मदद की जाए। सबके चेहरे पर एक तरफ की बेरुखी थी। लेकिन मुखिया जी ने तुरंत आवाज़ उठाई कि आखिर किसी की देखभाल करने में दिक्कत ही क्या है। इंसानियत का तकाजा यही है कि मुश्किल वक्त में साथ दिया जाए। लेकिन परिवार के कई लोग ये कहकर पीछे हट गए कि वे इतना बोझ नहीं उठा सकते। इसी बीच ऋषि की पत्नी ने हद ही कर दी। उसने मुखिया जी पर ही ताने गज दी और कहा कि इस घर में ईमानदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। घर के अंदर माहौल गर्म हो गया। एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही थी, दूसरी तरफ रिश्तेदारों की बहस जारी थी। हर कोई ऋषि की जिम्मेदारी से बचना चाहता था। लेकिन तभी पुतुल दीदी आगे आई और बोली कि ए छोड़िए दादा, मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना देती हूँ और उसे दे देती हूँ, शायद उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन और लोग टोका टाकी करने लगे कि अब वह अभी तक कुछ खा पी नहीं रही है, बस रो रही है, रोने से क्या होगा। लेकिन मुखिया जी ने समझाया कि आखिर उसकी माँ का देहांत हुआ है, ऐसे में उसका रोना स्वाभाविक है। इंसानियत का यही तकाजा है कि उसकी मदद की जाए। लेकिन परिवार वाले सुनने को तैयार ही नहीं थे। हर कोई बस ताने मार रहा था वह घर पर बैठकर महारानी की तरह केवल रो रही है, कोई काम नहीं कर रही। मुखिया जी का सब्र आखिर टूट ही गया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इंसानियत नाम की चीज़ आप लोगों में बची ही नहीं है। किसी की माँ का देहांत हो जाए और बेटी कुछ दिनों तक भी ठीक से सांस न ले पाए, ये समझना इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन परिवार वाले लगातार यही कहते हैं कि यह बेहतर होगा कि अगर वह गांव चली जाए। तभी मुखिया जी ने दो टुक कह दिया कि अभी 10 दिन उसके लिए बेहद कठिन है, ऐसे में उसे भेजना क्रूरता होगी। 10 दिनों बाद चाहे वह जैसा फैसला ले सकती है, लेकिन अभी नहीं। इस बात पर भी बखेड़ा खड़ा हो गया और घर में शोर शराबा बढ़ गया। इसी गर्मा गर्मी के बीच दरवाजे में घंटी बजी। अनिरुद्ध आया। गेट खोला गया और घर वालों ने उसका स्वागत किया। अनिरुद्ध के आते ही सबने कहा कि आप बिना खाए नहीं जाएंगे। लेकिन अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा कि वह आज खास मकसद से आया है, वह कुछ लेकर आया है, लेकिन यह चीज़ केवल फूल के लिए है। यह सुनते ही परिवार के लोग चौंक गए। सबको जैसे झटका लगा कि आखिर फूल के लिए क्यों। अनिरुद्ध ने साफ कहा कि जब किसी की माँ गुजरती है तो हमारी परंपरा है कि हम कुछ देकर उसका दुख साझा करते हैं। लेकिन इसलिए वह फूल के लिए आया है। पुतुल दीदी ने दीदी से कहा गया कि फूल को बुलाकर लाओ। और हालांकि अनिरुद्ध ने मना किया और कहा कि आप ही उसे पहुंचा दीजिए। लेकिन मुखिया जी को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि जब आप आए हैं तो सीधे फूल को ही दे दीजिए। ऐसे में फूल को बुलाया गया। जैसे ही फूल आई, अनिरुद्ध की आंखें उस पर टिक गईं। उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वर्षों बाद कोई अपना खोया हुआ मिल गया हो। फूल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। उसकी मासूम आंखों में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। ऋषि खड़ा होकर उसे देखने लगा और उसके चेहरे पर माफ़ी के भाव थे। फूल की हालत ऐसी थी कि उसे देखकर हर कोई समझ सकता था कि उसकी माँ के चले जाने का सदमा कितना गहरा है। लेकिन परिवार वाले फिर भी उसके दर्द को हल्के में ले रहे थे। तभी अदिति ने आकर ऐसा सच उजागर कर दिया जिसने फूल की दुनिया ही हिला दी। अदिति ने कहा कि तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फूल को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत ऋषि से पूछा कि आखिर ये सच है या झूठ। अदिति लगातार वही दोहराती रही कि यही सच है। और अंततः ऋषि ने भी स्वीकार कर लिया कि डॉक्टरों की सलाह पर उसने यह बात छुपाई थी। यह सुनते ही फूल जैसे टूट गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को संभालना चाहा, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार यही कह रही थी कि अगर यह सच था तो मुझे क्यों नहीं बताया। कम से कम आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिल तो सकती थी। उसने गुस्से में कहा कि भाड़ में जाए, डॉक्टर की सलाह में मर भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ से तो मिल लेती। ऋषि समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फूल का गुस्सा और दर्द चरम पर था। घर में सबके सामने उसका रोना, उसका टूटना, उसका दर्द किसी को नहीं झकझोर पाया। लेकिन लोग बस तमाशा देखते रहे। मुखिया जी ने डांट कर कहा कि इस तरह की बातें मत करो। लेकिन फूल के दिल का दर्द किसी भी डांट से कैसे कम हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध की आंखें भी भीग चुकी थी। वह फूल को ऐसे देख रहा था जैसे वह अपनी ही बेटी हो। उसका मन कर रहा था कि ये फूल को गले लगा ले और कहे कि तू अकेली नहीं, मैं हूँ तेरे साथ।
लेकिन हालात ऐसे थे कि वह बस चुपचाप उसे ताकता रहा। इसी बीच पुलिस का साया अब भी घर के दरवाजे पर मंडरा रहा था। ऋषि को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन तभी फूल ने खुद को संभाला और आगे बढ़कर पुलिस के सामने खड़ी हो गई। उसने साफ कहा था कि ऋषि निर्दोष है और उसे कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों में ऐसे दृढ़ता थी कि पुलिस भी एक पल के लिए ठिठक गई। घर के लोग हैरान रह गए कि जो लड़की अभी तक रो रो कर कमज़ोर हो रही थी, वही अब शेरनी की तरह खड़ी हो गई है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अब किसी और को नहीं खो सकती। ऋषि ने मेरी मदद की है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। पुलिस ने मामले को देखते हुए थोड़ी देर का वक्त लिया, लेकिन फूल के शब्दों और मुखिया जी के समर्थन से मिलकर हालात को बदल दिया। पुलिस को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। ऋषि बच गया, लेकिन घर के माहौल में तूफान और भी तेज हो चुका था। इसी टूटन बहस और दर्द के बीच कहानी का पहला पड़ाव पूरा होता है, जहाँ फूल ने एक और अपनी माँ को खो दिया, वहीं दूसरी ओर अपने दर्द के बावजूद ऋषि के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसका संघर्ष अब और गहरा होने वाला था। अदिति का स्वभाव हमेशा से ही कुछ अलग रहा। वह जब भी बोलती, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती। उस दिन भी उसने वही किया। फूल की हालत देखकर जहां सब लोग चुप थे, वहीं अदिति ने सच्चाई उजागर कर दी। उसने साफ कह दिया कि फूल की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ऋषि को पहले ही डर था कि अगर यह बात फूल को पता चली तो वह टूट जाएगी, लेकिन अदिति ने उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा कि सच को आखिर कब तक छुपाओगे, किसी न किसी दिन सामने आ ही जाएगा। यह सुनकर फूल का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में जैसे अंधेरा सा छा गया, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फूल का रो कर हाल खराब था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह संभालने की कोशिश करती, लेकिन हर बार आंसू उसे कमजोर कर देते। ऋषि बस देखता रह गया। उसे लग रहा था कि अदिति ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुतुल और मुखिया जी ने जैसे तैसे फूल को संभाला, उसे दिलासा दिया, लेकिन अदिति यही नहीं रुकी। उसने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह लड़की एक बार जब घर में आ गई है तो अब कभी इस घर से जाएगी नहीं। पहले तो यह मेड बनकर आई थी, फिर पता चला कि यह ऋषि की पत्नी है। अब देखना है कि यह घर को छोड़कर जाएगी भी या नहीं। अदिति की बातें फूल के दिल पर चोट कर रही थी। वह बस चुपचाप सुनती रही। उसके मन में तूफान मच रहा था। पुतुल ने तुरंत बीच बचाव किया और फूल से कहा कि अदिति दीदी की बातों पर ध्यान मत दो। अगर तू चाहे तो मैं खुद यह घर छोड़ दूंगी। लेकिन फूल की आंखों से आंसू और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऋषि भी मजबूर खड़ा था। वह अदिति को डांटना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह कुछ कह नहीं पा रहा था। रात का समय था, घर में शांति थी। फूल अपने कमरे में बैठी थी और लगातार सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। बार बार उसके कानों में अदिति की बातें गूंज रही थी। आखिरकार उसने तय कर लिया कि वह यह घर छोड़ देगी। आधी रात को जब सब सो गए, उसने अपना सामान उठाया और चुपचाप घर से निकल पड़ी। उसके कदम भारी थे, आंखें नम थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि उसका दिल और टूट रहा है, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। इधर अदिति अपने घर पहुंची और ऋषि और फूल के हालात के बारे में अनिरुद्ध को बताया। यह सुनकर अनिरुद्ध हक्का बक्का रह गया। उसके दिमाग में पूरा पल घूमने लगा। उसने याद किया कि कैसे उसने शादी की थी, कैसे ट्रेन से भागा था और कैसे हालात में उसे मजबूर किया था। उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि ऋषि ने उससे यह सब छुपाया क्यों। अर्ची, जो हमेशा फूल के खिलाफ रहती थी, ने तुरंत कहना शुरू किया कि मैंने पहले ही कहा था उस लड़की को छोड़ दो, वह तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कितनी लड़कियाँ मिल जाएंगी तुम्हें, बेकार में परेशान हो रहे हो। लेकिन अनिरुद्ध अर्ची की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके मन में बस फूल का चेहरा घूम रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर इस लड़की ऐसा क्या है कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला जाता है। तभी घर में अंजू रानी और अनिरुद्ध की माँ भी आ गई। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या हुआ। यह सच जानकर दोनों स्तब्ध रह गए कि ये फूल की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अनिरुद्ध को पुराने दिन याद आ गए। उसे लगा जैसे वक्त फिर से पीछे लौट आया हो। उधर अदिति और अर्ची के बीच भी तकरार होने लगी। अर्ची ने अदिति को ताना मारते हुए कहा कि तू हर जगह फूल का पक्ष लेती है, लेकिन अदिति ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि हाँ, मैं ऋषि से प्यार करती हूँ और अब उसे कभी छोड़ नहीं सकती। हमारी बीच जो गलत फहमी थी वे खत्म हो चुकी हैं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
ऐसे ये सुनकर और भड़क गई। ये इधर गाँव में दादा भाई, इंदुमती और सुरजीत भी ये बातें कर रहे थे। दादा भाई ने साफ कहा कि उन्हें गर्व है कि ऋषि ने फूल का साथ दिया। इंदुमती ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुरजीत का मानना था कि जनक के परिवार को सारी जानकारी देना जरूरी है ताकि ऋषि किसी खतरे में ना पड़े। अभिमन्यु ने सवाल किया कि अगर ऋषि नहीं जाता तो और कौन जाता। इस पर दादा भाई ने दोहराया कि ऋषि ने सही किया और उसे जनक का सामना करना ही होगा। इस सबके बीच ऋषि एक ऐसे प्रश्न के करीब पहुंच गया जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। आखिर फूल का असली पिता कौन है? यह सवाल उसे भीतर से झकझोर रहा था। नूतन, जो अब तक चुप थी, भावुक हो गई। उसने अपनी शादी की बातें याद की और कहा कि अगर मैंने सच पहले बता दिया होता तो शायद तूफान खड़ा हो जाता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने आए। ऋषि ने उसे हिम्मत दी। नूतन ने गहरी सांस ली और कहा कि फूल का असली पिता अनिरुद्ध बोस है। यह सुनकर ऋषि सन्न रह गया। उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल था। नूतन ने आगे बताया कि अदिति वास्तव में अनिरुद्ध और अस्थि की बेटी है। कुछ समय तक उसने उसे पाला और उसे मून का नाम दिया। बाबुल भी उसे इसी नाम से बुलाता था। यह सब सुनकर ऋषि के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। नूतन ने ऋषि को एक पत्र भी सौंपा। उसने कहा, यह पत्र अनिरुद्ध के लिए है। अगर तुम्हें किसी बात पर शक हो तो बाबुल और अंजना से पूछ लेना। वे तुम्हें अब कुछ विस्तार से बता देंगे। इस खुलासे के बाद माहौल और भारी हो गया। फूल की जिंदगी अब नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। वह जो घर छोड़ चुकी थी, उसे यह पता नहीं था कि उसकी असली पहचान और उसके रिश्तों की सच्चाई सामने आने वाली है। पहले हिस्से में जहां फूल ने अपनी मां को खोकर टूटे दिल से ऋषि की ढाल बनकर पुलिस से बचाया था, वहीं दूसरे हिस्से में उसने अदिति की कटु बातें सुनकर यह घर छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन असली तूफान अब उठने वाला था, क्योंकि नूतन ने जो राज खोला उसने सबकी जिंदगी की दिशा बदल दी।